तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेक्टर 36 मूवी को, जिसमें बहुत ही लाजवाब कहानी है और इस मूवी में 12th फेल वाले एक्टर विक्रांत मैसी ही है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक इंट्रो के साथ। प्रेम नाम का एक आदमी सोफे पे लेटा हुआ है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सब बनेंगे करोड़पति शो देख रहा है। और जब एक कंटेस्टेंट गलत जवाब देता है तो प्रेम उसको एक गाली देके बोलता है ऑप्शन 4 होगा। वो मानो पागल है इस शो के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी का कॉल आता है। उसके पास एक छोटा मोबाइल फोन होता है और फिर वो फोन उठाता है और देहाती लैंग्वेज में बात करने लगता है। और तभी उसके हाथ में एक शराब का गिलास होता है और कुछ मीट वो खा रहा था जिसके बड़े बड़े हड्डियां होते हैं। और फिर अपने पत्नी से प्यार भरी बातें करने लगता है। फिर प्रेम बोलता है पैसे मैंने भिजवा दिए थे, तुमको मिल जाएगा। तभी वो बोलता है मुझे कुछ टाइम दे, मुझे एक काम याद आ गया, तुझे मैं बाद में कॉल करता हूं। फिर हम देखते हैं कि प्रेम अपने रेडियो में एक गाना चलाता है और गाना चलाने के बाद वह शराब के नशे में थोड़ा झूमता है और झूमने के बाद वो छत पे जाता है और छत पे एक छोटा सा टॉयलेट होता है। प्रेम उसके अंदर जाता है और हम सामने देखते हैं एक छोटी बच्ची जो कि स्कूल ड्रेस में होती है, पर वो छोटी बच्ची अनकॉन्शियस होती है। फिर हम प्रेम के पास कुछ चाकू छुड़ियां देखते हैं और हमको दूर से एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमको देखने को मिलता है चाकू छुरी से प्रेम उस लड़की की बॉडी को काट रहा होता है। ये सीन बहुत ही भयानक है और ये सीन इतना घिनौना होता है कि मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। फिर हमको रामचरण पांडे को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस होता है। वह अपने घर पे अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम करता है और उसी के साथ हमको उनके फैमिली भी दिखाए जाते हैं। उनकी एक छोटी लड़की और वाइफ होती है और हमको वॉइस ओवर में सुनाई दे रहा था कि उनके पूज्य पिताजी हमेशा ये चीज मानते थे, न्यूटन के थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी काम करोगे उसके रिएक्शन कुछ ना कुछ आएंगे। फिर हमको देखने को मिलता है कि वह अपने बेटी को स्कूल में छोड़ते जाता है और इसी के साथ फिर वो स्टेशन में घुसते हैं और हमको साइड में एक बोर्ड लगा दिखाया जाता है जहां पर लिखा हुआ था मिसिंग और बहुत सारे बच्चों के उधर फोटो लगे हुए थे। और आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, पर मैं आपको बता दूं, जो पहले आप सुन रहे थे एक न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, ये इसी बारे में था कि आप अगर कुछ डेयरिंग करोगे या कुछ सिस्टम से अलग जाके करने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को इन्होंने सिस्टम का नाम दिया। वह हमेशा सिस्टम के दायरे में रह के ही काम करते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर जो कुछ भी करप्शन होता है उनमें से यह भी एक पार्ट है। तभी हम देखते हैं कि स्टेशन में पांडे पहुंचते हैं और हमको देखने को मिलता है कि एक पिता आए हुए थे जो अपनी छोटी बच्ची, जो कि महज 15 साल की थी और स्कूल जाती थी, लेकिन एक दिन स्कूल के बस से जब वो लौट रही थी तब वो लापता हो गई। उसके पिता चाहते हैं कि आज उसकी एफआईआर लिखी जाए क्योंकि कंप्लेन करे हुए बहुत टाइम हो चुका है। और वो आदमी रो रहा होता है और ये बोल रहा होता है मेरी बेटी का एफआईआर ले लीजिए। फिर पांडे जी बोलता है हम एफआईआर किसके ऊपर करें, आप ही हमारी वर्दी पहन लीजिए। अगर आप हमें काम सिखाएंगे तो ऐसे नहीं होता, हम ऐसे ही एफआईआर नहीं लिख सकते। आपके पास फोटो है ना, बोर्ड पे चिपका दीजिए, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हमको राजीव चौक का क्षेत्र दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक बॉल नाले में जाकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं अली, जो बच्चा बॉल लाने के लिए गया था, उसको बॉल के साथ उधर एक इंसानी हाथ मिलता है। फिर हम देखते हैं कि उधर पुलिस आते हैं और पुलिस आने के बाद 2 कांस्टेबल जो थे वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि एक लंगूर का हाथ है, एक बोल रहा था एक बंदर का हाथ है, और दोनों एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे थे। पर पांडे को सब कुछ पता था कि ये एक इंसानी हाथ है, पर चीजों को कैसे वो हैंडल करता है। आप लोग देखिए, वो बोल रहा था कि तुमने एक अच्छा काम किया है और पुलिस की मदद तुमने की है, और उसको जेब से 100 की एक हरी पत्ती निकाल के हाथ में दे देता है और बोलता है कि सारे लोग इसके लिए तालियां मारो, और सारे लोग तालियां भी मारते हैं और इसी के साथ केस रफा दफा हो जाता है। मतलब इसको बंदर की या लंगूर की हाथ बोल के ये लोग जला देंगे। फिर हमको ऊपर एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जिसका एक कांच टूटा हुआ होता है। पांडे उधर देखता है और उसे लगता है कोई तो उधर बैठा हुआ है, उधर और कोई नहीं। प्रेम बैठा हुआ होता है, वो ऊपर से होता हुआ सारा तमाशा देख रहा होता है। फिर एक कांस्टेबल बताता है कि यह बस्सी साहब का घर है जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है। असलियत में प्रेम उन्हीं के घर में काम किया करता है। जब वो बिजनेस ट्रिप में होते हैं या घर में नहीं होते, वो उन्हीं के ही कपड़े पहन के काउच में बैठ के टीवी वगैरह दिखा करता है। फिर हमको उसी दिन रात को दिखाया जाता है अली करके जो लड़का होता है जिसने बॉल उठाया था और पांडे ने शाबाशी दिया था, उसके पापा लेट से घर आते हैं और अंडा लाना वो भूल गए थे
इसीलिए अपने बच्चे को पैसा देके बोलते हैं कि तू जाके अंडा ले आ। बस्ती का एरिया था, रात का टाइम था। वो बच्चा बस्ती के पीछे का रास्ता पकड़ता है शॉर्टकट लेने के लिए। वो थोड़ी दूर जाता है, तभी हम देखते हैं कि उसे कोई पुकारता है, और वो और कोई नहीं, नीचे बैठा हुआ एक चद्दर ओढ़े प्रेम ही था। वो बच्चे को 2 चॉकलेट की लालच देता है, और जब वो सामने आते हैं और चॉकलेट उठा लेता है तो प्रेम वो बच्चे को किडनैप कर लेता है। फिर वो बच्चे को बस्सी साहब के घर ले जाता है, और अली को उसने बांध दिया था। पर अली बोलता है कि मेरे पापा तुम्हें गोली मार देंगे, उनके पास बंदूक भी है। तभी प्रेम मुस्कुराता है और बोलता है, बेटा ये बड़े बड़े पिक्चरों में होता है, असलियत में ऐसा नहीं होता। तुम हो कौन? तुम असलियत में के गरीब घर के लड़के हो जो कि एक रिफ्यूजी इलाके में रहते हैं। तुम जैसे अली कितनी भी गायब हो जाए किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी बड़े अफसर के बेटे होते तो मुझे फर्क पड़ता। तुम जैसे लोग तो आए दिन गायब होते रहते हैं। और फिर बातें करते करते उसका रस्सी प्रेम खोल देता है और फिर बोलता है, अली तुम्हारा बहुत काम है, मैं तुमको अच्छे से प्यार करूंगा। और जब अली छटपटाने लगता है तो प्रेम उसको दीवार पे दे मारता है और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है चंबा गांव 1983, जहां पर हम एक छोटे बच्चे को डरे से में कोने में बैठे रहते हुए देखते हैं। उसका मामा आता है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। वो बच्चा उसके मामा को देख के ही पसीना पसीना हो रहा था। वो बहुत ही डर रहा होता है, पर उसका मामा मानो उसे गलत तरीके से छू रहा होता है। उस बच्चे की मामा का एक मटन शॉप था और ये बच्चा भी इस दुकान पे काम कर रहा होता है। मटन बेचने के बाद जब दुकान का शटर बंद होता है तो उसका मामा बोलता है, अब तू मुझे खुश कर, और उसको तंग करने की कोशिश करता है। पर वो बच्चा एक चाकू उठा के उसके मामा को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। फिर हम रात को देखते हैं, जब प्रेम खाना बना रहा होता है तब छोटा लाला का एक फोन आता है जो कि एक कंपाउंडर होता है। प्रेम फ्रिज से कुछ तो निकाल के उसको देता है और उसे बोलता है कि इसे बेच के अच्छा पैसे मिलेंगे ना। तब वो कंपाउंडर बोलता है, इतने पैसे का तू क्या करेगा? तब प्रेम बोलता है कि बाकी अमीर लोग जो कर रहे हैं वही करूंगा, मतलब कि ऐश की जिंदगी जीऊंगा। फिर उधर से कंपाउंडर वो चीज लेकर चला जाता है। फिर हमको कर्नल हरियाणा दिखाया जाता है, जहां पर हम बस्सी को देखते हैं, जो कि वही बिजनेसमैन है जिसके बंगलों में प्रेम नौकर बन के काम कर रहा है। बस्सी बहुत ही हरामी है। वो अपने ग्रैंड डॉटर के साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी वाइफ आ जाती है और बस्सी उसे बोलते हैं कि अरे ये तैयार ही नहीं हो रही, इसके माँ बाप कितने बिजी है। तब वो बोलती है कि मैं तैयार करती हूँ। फिर वो नीचे आते हैं और पूरे फैमिली के साथ उस बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल पे बात करते करते वह एक लड़की को गंदी नजरों से देखता है। फिर वो किसी को तो फोन में बोल रहा होता है कि झुमकी को कल शाम के लिए रेडी रखना, मैं पहुंचता हूं। दूसरी जगह हम झुमकी को देखते हैं जो कि दुर्गा उत्सव में जाने के लिए साड़ी वगैरह पहन रही होती है, पर उसका बाप उसकी फोटो देख रहा था। फिर झुमकी अपने परिवार के साथ वो पूजा पंडाल में जाती है और पूजा में तभी हम देखते हैं कि झुमकी के पास किसी का कॉल आता है, तो वो पूजा पंडाल से बाहर आती है और फोन में बात करने लग जाती है। और दूसरी जगह हम दशहरा के फंक्शन को देखते हैं, जहां पर पांडे और उनकी मंडली मतलब 2 कांस्टेबल लोग भी रामलीला करने के लिए अच्छे से सज-धज के आए थे। वो लोग भी प्रोग्राम कर रहे थे और इस फंक्शन में पांडे की वाइफ और बेटी भी आई हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लोग टचअप वगैरह करने के लिए टेंट में गए होते हैं, तभी हम देखते कि झुमकी के पिता वहां आते हैं और पांडे से बोलते हैं कि कितने टाइम से मैंने कंप्लेन लिखा के रखा है, अब आपको एफआईआर करना पड़ेगा पांडे जी। तब पांडे बोलता है, आप कल चौकी आ जाइए, मैं लिख दूंगा। तब वो बोलता है, 4 दिन से आप एक ही बात कर रहे हो, कल चौकी आ जाओ। अगर आपकी खुद की बेटी के साथ ये होता तो आपको पता चलता। तभी पांडे को गुस्सा आता है और पांडे झुमकी के पापा को बहुत ही ज्यादा सुनाता है और कहता है, मेरी बेटी के बारे में अब तुम कुछ बोलना मत, वरना तुम्हें ही जेल में डाल दूंगा। तभी मेला खत्म होने लगता है और हम देखते हैं कि पांडे को ख्याल आता है कि उसकी बेटी किधर है। और जब वो अपनी पत्नी से पूछता है तो वो बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ सूसू करने के लिए बाहर गई है। तब वो बोलता है, ये एक मेला है, तुमने क्यों अकेला छोड़ दिया है? और शहर से बच्चे कितने गायब होते हैं तुमको पता नहीं क्या? तभी हम देखते हैं कि उस मेले में प्रेम आया हुआ था और एक शिकार ढूंढने के लिए वो अपने फेस पे एक रावण का मास्क लगा लेता है। और दूसरी जगह हम उस कंपाउंडर को भी देखते हैं जो कि अपने एम्बुलेंस के साथ उधर खड़ा हुआ होता है, मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं वो बच्ची जब सूसू कर रही होती है तो प्रेम उधर से उसे उठा लेता है, पर पांडे फिर इधर उधर देखता जाता है, पर उसे उसकी बेटी कहीं भी नहीं दिखती है। तब वो नोटिस करता है कोई तो उसकी बेटी को किडनैप करके लेकर जा रहा है। फिर पांडे प्रेम के पीछे भाग रहा था
और तभी हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में जो कंपाउंडर था वो एम्बुलेंस के लाइट और साउंड ऑन कर देता है और इससे प्रेम सतर्क हो जाता है और बच्ची को नीचे लिटा के वो भाग जाता है। पांडे कांस्टेबल के हवाले बच्ची को करके और पत्नी के साथ उस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा देता है, जो कि उस कंपाउंडर का ही होता है, और वो खुद जाता है प्रेम के पीछे। पर प्रेम का शक्ल उसने देखा नहीं था। वो भागता जाता है, पर प्रेम को वो पकड़ नहीं पाता। फिर वो थक के गिर जाता है और प्रेम उधर से भाग के चला जाता है और बस्सी साहब के घर में जाके वो दरवाजे को ताला लगा देता है। और कुछ तो कैसेट्स वगैरह वो एक बैग में डाल के किसी को फोन करता है कि ये अपने घर में रखवा रहा हूं, ये मत पूछना कि अंदर क्या है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि पांडे जब थक के बैठा हुआ होता है तो वो साइड में वही मिसिंग बच्चों का पोस्टर लगा हुआ देखता है। तब उसे मानो अंदर से कुछ फील हो रहा था। फिर उधर से वह हॉस्पिटल जाता है और अपनी बच्ची को देखता है। तभी उसके पत्नी मानो उसके पुलिस होने पे एक कलंक है ये कह के उसे धिक्कारती है और बोलती है, तुम दूसरों के बच्चे को कैसे ढूंढोगे जब तुम खुद के बच्चे को नहीं बचा पा रहे हो। और पांडे मानो तब खुद के नजर में बहुत गिर चुका था। जब अपनी बच्ची पे बात आई तब उसका जमीन नहीं मान रहा था। उसे अभी वो किलर चाहिए था किसी भी हालत में। फिर हमको दूसरे दिन देखने को मिलता है कि एक माँ फोन में बात कर रही होती है और ये बहुत बड़े खानदान की होती है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल गाड़ी आ जाता है और माँ को बाएं करके बच्चा गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा होता है तो 2 बाइक वाले आते हैं और इस बच्चे को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी केस था क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन का बच्चा था और वो किडनैप हो चुका है। तो डीएसपी सर अपनी टीम वीम के साथ लग चुके हैं इस बच्चे के किडनैपर को ढूंढने के लिए और इंटरव्यू के ऊपर इंटरव्यू आ रहा है। पर राजीव चौक के बच्चों के बारे में किसी को पता ही नहीं है। पर हम देखते हैं कि पांडे को पता चलता है कि जो झुमकी थी वो भी गायब हो गई है और उसका बाप कहता है कि आखिरी बार वो बस्सी के घर गई थी। तो पांडे जी सीधा जाते हैं बस्सी के घर में और दरवाजा खोला है प्रेम, जो अभी एक नौकर के गेटअप में ही है। तभी पांडे अंदर आकर बस्सी से झुमकी के बारे में पूछता है, पर बस्सी मानो उसके बात को उतना ध्यान नहीं देता। वो बोलता है, तुम्हारे जो डीएसपी सर है ना, मैं और होम मिनिस्टर के जो लड़का है, हम तीनों बैचमेट्स थे। हमने कॉलेज में बहुत मस्ती किया है और क्या क्या कांड किया है मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब वो अपने पावर को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। इतना तो पांडे को पता है कि जहां पर वो भिड़ रहा है वो बहुत बड़े लोग हैं, उसको कुछ भी हो सकता है और उसकी पोस्ट बचेगी भी नहीं। तभी हम देखते हैं झुमकी के पापा अचानक घर के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसने मेरे बेटी के साथ बलात्कार किया है और उसे मार दिया है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और मुझे तो लगता है सर आप खुद भी बिक चुके हो और पैसे की सेटिंग करने के लिए आप इधर आए हो और बहुत गाली भी देते हैं। तभी बस्सी साहब चीख खड़ा होता है और ये बोलता है, मेरे घर में आके तुम मुझे ही गाली दे रहे हो। असलियत में वो एक प्रोस्टिट्यूट है और हर महीने मैं इसके पापा को 3000 देता था, पर उस दिन वो आई नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तभी पांडे भी मानो हैरान हो जाता है कि उसके बाप ही उसका दलाल था। तब उसका बाप एडमिट करता है कि वह अपने बेटी को इस्तेमाल करता था, मतलब बेचता था पैसों के लिए। जिसके बाद पांडे फिर उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारता है और यह बोलता है, बाप का मतलब भी तुझे पता है, तेरी बेटी मर चुकी है या कहां पर है, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, पर तू इस घर के आसपास भी मुझे दिखना मत, नहीं तो मैं तेरे बारे में पहले एफआईआर करूंगा। फिर हम देखते हैं कि बस्सी डीएसपी को कॉल कर देता है और पांडे के बारे में बता देता है। फिर ऑफिस में जाने के बाद पांडे को फटकार लगता है, जहां पर डीएसपी बोल देता है, इस बड़े केस में मेरी मदद करो तो तुम्हारी प्रमोशन भी होगा। तुम अगर इस झुमकी, इस प्रोस्टिट्यूट के बारे में खोजबीन करोगे तो तुम्हारे करियर में मुश्किल आएंगे, और तुम तो इससे पहले बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। आप लोग समझे नहीं, अच्छे का मतलब ये होता है कि करप्टेड सिस्टम में रह के काम करने वाला। पर पांडे रुकता नहीं है। वो झुमकी के बाप से उसे पता चलता है कि एक रिक्शा का ड्राइवर होता है जो कि झुमकी को बस्सी के घर तक हमेशा छोड़ के आता था, फिर उसी को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा था, और उसी के पास से झुमकी का फोन मिलता है। और उसको मारने पीटने के बाद पता चलता है कि प्रेम ने उसे वो फोन दिया था और ये बोला था, इस फोन को नाले में फेंक देना। पर रिक्शा ड्राइवर को उस फोन की कीमत पता थी, तो वो फोन खुद के पास रख दिया। तभी पांडे का पूरा शक जाता है प्रेम के ऊपर, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर जब लेने के लिए गया था वो सिर्फ ये बोलता है कि झुमकी इधर से चली गई, तुम्हें कोई अगर पूछे तो बोल देना कि उसे तुमने स्टेशन पे उतार दिया था। तो सारा शक बैठता है प्रेम के ऊपर, और ये पूरा कहानी जाके वो डीएसपी को सुनाता है। डीएसपी सब कुछ सुनता है और बोलता है, फिर से तुम बस्सी का नाम इसमें लाने की कोशिश कर रहे हो, पहले नौकर हाथ आएगा फिर मालिक हाथ आएगा। तभी वो एक एई को बुलाता है और बोलता है कि इसका सस्पेंशन टाइप करो और सिग्नेचर भी ले लो, कुछ दिन के लिए मैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ दिनों तक जोर दो और अच्छे से सोचो,
तुम्हारे लिए फायदेमंद क्या है, सिस्टम के साथ काम करना या सिस्टम के खिलाफ काम करना। फिर सस्पेंशन होने के बाद वो नजर रखना शुरू करता है। वो देखता है कि प्रेम उस कंपाउंडर के साथ घुलता मिलता है। फिर वो कंपाउंडर को थोड़ा थोड़ा फॉलो करता है और फिर हम देखते हैं कि वो और उसका एक कांस्टेबल ऊपर बैठकर दारू पी रहे होते हैं। फिर कांस्टेबल बोलता है, सर आपका सस्पेंशन हटने वाला है, नया डीएसपी आएगा और पुराने डीएसपी का तो अलग जगह पोस्टिंग हो गया, क्योंकि उन्होंने वो रिच बिजनेसमैन का केस सॉल्व कर लिया ना, इसलिए उनका प्रमोशन हो गया। तब वो कांस्टेबल पाठक बोलता है, सर आप भी तो अच्छे से ही काम कर रहे थे, तो क्या हो गया आपको? तब वो बोलते हैं, मैंने अच्छे से काम नहीं किया अभी तक, लेकिन अब करूंगा अच्छे से कम। तभी हम देखते हैं उस कंपाउंडर को जो कि बाहर के हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। तभी पाठक बोलता है कि हमको शुक्रिया तो उस कंपाउंडर का करना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस लेके वो मेले के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था। तभी मानो पांडे का दिमाग घूमता है और वो कंफर्म हो जाता है कि प्रेम और ये कंपाउंडर मिला हुआ है। तो उस कंपाउंडर को उसी की हॉस्पिटल से ये दोनों किडनैप करते हैं और एक खाली सुनसान जगह ले जाने के बाद उसे बहुत पीटते हैं। पीटने के बाद ये कन्फेस कर देता है कि प्रेम उसे ऑर्गन बेचा करता है और ये सबके पीछे प्रेम का हाथ है। तभी हम देखते हैं कि एक नया डीएसपी आने वाला था, जिसकी 8 बार पोस्टिंग हो चुका है और ये भी बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है और पूरे फाइल और केसेस के बारे में पांडे इन डीएसपी सर के साथ जरूर बात करेगा और ये डीएसपी आगे इस बात को फॉरवर्ड जरूर करेंगे। ये बात पता था पुराने डीएसपी को, इसीलिए ये सब कुछ बात वो बस्सी को बता देते हैं। फिर पांडे और दोनों कांस्टेबल को पता था कि कंपाउंडर को कहां पर इन दोनों ने बंदी बना के रखा था और कंपाउंडर तैयार था गवाही देने के लिए। दूसरी जगह हम देखते हैं पुराने डीएसपी पाठक कांस्टेबल को कॉल करता है और बोलता है कि तुमको अच्छी पोजीशन पे जाना है और उस कांस्टेबल को अपनी तरफ कर लेता है। तो उस लोकेशन की खबर पाठक उनको दे देता है और फिर बस्सी कुछ भाड़े के गुंडे को हायर करता है कंपाउंडर को खत्म करने के लिए। और जब तक पांडे नए डीएसपी को लेके उस जगह पहुंचे, उससे पहले वह भाड़े के गुंडे उधर चले जाते हैं और कंपाउंडर को उधर से अगवा करके लेक चले जाते हैं। और पाठक तब बोलता है, मैं तो सर थोड़ा खाना खाने के लिए गया था। तब पांडे उस कांस्टेबल के ऊपर गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है, एक दिन तू अगर खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। पर ये नया डीएसपी तुरंत ऑर्डर दे देता है, तुम लोग प्रेम को उठाओ और उससे इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हम देखते हैं कि प्रेम को घर से उठाया जाता है और इंटेरोगेशन शुरू होता है। प्रेम मानो बिल्कुल तैयार था सब कुछ बोलने के लिए। सिर्फ वो यही बोलता है, सर आप लोगों के पास सिर्फ 40 मिनट है, अगर आप नहीं बोलते तो मैं कल आता हूं, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का मुझे एपिसोड देखना है। कल 50 लाख उसने जीत लिया है, आज अगर वो जीत जाता टोटल 1 करोड़ जीतेगा। उसको मानो एक नशा था ये शो देखने का। फिर नया डीएसपी और पांडे एक के बाद एक क्वेश्चन करना शुरू करता है। फिर वो झुमकी के बारे में पहले वो पूछते हैं, तो वो बोलता है कि झुमकी को तो मैंने मार दिया है, वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी इसलिए मैंने उसको मार डाला, उसकी चुनरी से उसका गला घोड़ दिया। बस्सी साहब तब घर में नहीं थे, मैंने ही उसे बुलाया था। पांडे फिर बोलता है, फिर उसका अंग तुमने कंपाउंडर को बेच दिया। वो तब बोलते हैं, नहीं मैं तो उससे प्यार करता था ना सर, मैं उसका अंग नहीं बेचा, सिर्फ काट के फेंक दिया। और कैसे फेंका? अब आप ये पूछेंगे ना, तो ऐसे ही किसी के लाश को नहीं फेंकते सर, उसके कुछ टुकड़े मैंने टंकी में डाला जिसको कीड़े 6 महीने में चाट कर जाएंगे। वो अलग अलग तरीके से मारने का मेथड बताया जो सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। फिर वो बोलता है, मैं सिर्फ सर बच्चों को मारता हूं और मेरी ना एक गलत आदत है। सर आप लोग मीट खाते हैं ना, मैं भी मीट खाता हूं। पहले मैंने मेरे मामा का लीवर खाया, तब से मुझे इंसानी मांस का थोड़ा लत लग गया। फिर मैं क्या करूं? 2 साल तक सर मैंने कोई इंसानी मांस को छुआ नहीं। फिर बाद में मेरा वो लत ना ट्रिगर बन गया, मैंने एक को मारा, उनका मांस खाया, फिर दूसरे की लत लगी। ऐसे ऐसे आज तक मैंने 24 बच्चों को तो सर मार ही दिया है, उससे ज्यादा सर मुझे कुछ पता नहीं। और ये बच्चे हैं कौन सर, किसी को कोई फर्क पड़ता है? कुछ दिन पहले एक अमीर लड़के का बच्चा खो गया, तुरंत मिल गया। आप खुद बोलिए सर, ये बच्चे जो बस्ती में रहते हैं ये बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनेंगे, थोड़ी काम करेंगे, सपने देखेंगे, किसी ब्रिज के तले पड़ के मर जाएंगे। इससे अच्छा मेरी लत पूरी कर डाली इन्होंने। तब पांडे बोलता है, इन सब के बीच बसी का कितना हाथ है, वो भी तेरे साथ मिला हुआ है ना? इस बात पे मानो वो चुप्पी साधा रहता है और बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तब हम देखते हैं कि इसको जेल में डाल दिया जाता है और ये चीखता रहता है कि सर शो शुरू होने वाला है, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। फिर पांडे थोड़ा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है और जेल में मैं बैठ के ही वो टीवी का प्रोग्राम सुन रहा होता है और मन ही मन खुश हो रहा था। ये टोटल साइको है। फिर अगले दिन उसे बस्सी के घर में ले जाया गया और उधर से बॉडी को रेस्क्यू करा गया।
छोटे छोटे बच्चों के स्केलेटन, हड्डी वगैरह मिलने लगे। ये देखने के बाद पूरे देश की मीडिया मानो केस के बारे में बात करने लगे। फिर हमको देखने को मिलता है जो नया डीएसपी है उसका भी प्रमोशन हो जाता है। अब हम बस्सी को देखते हैं, उसे भी हिरासत में लिया जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि टीवी में ये न्यूज आ रहा होता है कि पूरा जो क्राइम किया है ये प्रेम ने किया है। बस्सी तो बिजनेस टूर के लिए अलग अलग स्टेट में रहा करते हैं, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद प्रेम से मिलने के लिए पांडे जाता है। पांडे जाने के बाद ये बोलता है जिसको तू बचा रहा है उसने तेरे ऊपर ही सारा दोष डाल दिया है, और तूने इतने टाइम से अंग बेच के जितना पैसा कमाया है ना, पर कंपाउंडर को किसी ने अगवा कर लिया और अभी तक हो सकता है वो मर भी चुका होगा, इसीलिए तेरे घर तक पैसे नहीं पहुंचे। ये बात सुनने के बाद मानो प्रेम बौखला गया। पांडे उसे भरोसा देता है अकेले तू नहीं वो भी फंसेगा, जो तेरे साथ होता है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि तेरी फैमिली की मैं ख्याल रखूं। तब वो बताता है उसे अपने घर का एड्रेस। फिर हम देखते हैं कि पांडे एक बस पकड़ता है और पाठक उसे छोड़ने के लिए गया था, और ये बोलता है सर अब क्यों इस दलदल में घुस रहे हो। तब पांडे बोलता है मुझे घुसना पड़ेगा, तुम हो ना मेरा दोस्त और मेरे बाद मेरे फैमिली को संभालोगे अगर कुछ हो जाता है। पर उसे ही नहीं पता कि पाठक ने उसको कितनी बड़ी धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो जाता है प्रेम के घर। प्रेम के घर में जाने के बाद प्रेम ने उसे बताया था कि एक बैग में सीडी होगा, जो सीडी आप प्ले करना है आपको सब पता चल जाएगा। पांडे अपने साथ एक लैपटॉप भी लेकर गया था। उस सीडी को प्ले करने के बाद मानो उसके अंदर से रूह कांप जाती है। उस सीडी में हम देखते हैं कि बस्सी उस बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन करता है और उस सब की वीडियो बनाता था जिस 24 बच्चों को प्रेम ने मारा था। उससे पहले बस्सी ने उन लोग के साथ रेप किया था, और ये सारे फुटेजेस और एविडेंस देखने के बाद मानो पांडे बिल्कुल स्टेबल नहीं था। फिर वो सारा प्रूफ वगैरह लेने के बाद रास्ते में खड़ा हुआ होता है लिफ्ट के लिए, पर बस वगैरह उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी 2 घंटे के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर रहा होता है, और पांडे उनसे लिफ्ट मांगता है। उस गाड़ी के लोग उसे लिफ्ट भी दे देते हैं, और थोड़ी देर बाद हमको पता चलता है ये लोग और कोई नहीं, ये लोग वही भारे के गुंडे होते हैं जिन लोगों ने कंपाउंडर को मारा था। तो ये लोग गाड़ी के अंदर पांडे को भी खत्म कर देते हैं और उस सीडी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि पांडे का मिसिंग पोस्टर लग जाता है पुलिस स्टेशन में, और पाठक बन गया है नया एसआई। और मूवी के शुरुआत में न्यूटन की 3rd लॉ की बात हो रहा था, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑनपोजिट रिएक्शन। अगर सिस्टम में रह के अगर उसको छेड़खानी करोगे या उसके विपक्ष जाओगे आप कुचल दिया जाओगे। फिर हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि और एक कांस्टेबल पेपर पढ़ रहा होता है जहां पर पांडे के मिसिंग केस के बारे में फोटो लगा हुआ होता है। फिर उसके दरवाजे पर दस्तक होता है और उसके घर के सामने ठीक एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ होता है। उस पैकेट को जब वो ओपन करता है उसमें वही सीडी के कैसेट्स थे जिसके वीडियो की पांडे ने देखा था, मतलब बस्सी के वीडियो जो वो बच्चे के साथ वो मॉलेस्टेशन करता था। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते इस